अब देखो एक क्वेश्चन नंबर 13 का 1 क्या कह रहा है क्वेश्चन। अच्छा, एक तो इसमें ये करेक्शन करो, जैसा करेक्शन है ये 106 नहीं है, ये 10⁶। The rate of certain biochemical reaction at physiological temperature occurs 10⁶ times faster with enzyme. Enzyme act as a catalyst. तो मतलब एंजाइम कैसे होना, मतलब कैटलिस्ट कैसे होना, देन विदाउट। तो ये क्या बोलना चाह रहे हैं कि एक बायोकेमिकल रिएक्शन टेम्परेचर टी पे रिएक्शन हो रही है, कोई बायोकेमिकल रिएक्शन, तो विदाउट एंजाइम जो उसका रेट है, विद एंजाइम 10⁶ टाइम्स फास्टर है। तो रेट फास्टर है, बाकी सब फैक्टर सेम है, मतलब रेट बदलेगा तो के उसी रेशियो में बदल रहा है। तो कहने का मतलब ये हो गया कि के विथ कैटलिस्ट डिवाइडेड बाय के विदाउट कैटलिस्ट, हियर कैटलिस्ट मतलब एंजाइम, बायोकेमिकल कैटलिस्ट, इज 10⁶। इसको हम लिख सकते हैं, पूछा गया था चेंज इन एक्टिवेशन एनर्जी अपॉन एडिंग एंजाइम। तो देखो ए अरेनियस फैक्टर इज ओनली डिपेंड ऑन द मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री, इट डज नॉट डिपेंड ऑन द कैटलिस्ट एज वेल एज टेम्परेचर। तो ए e⁻⁻ E1 बाई RT, जहां पे E1 हो गया एक्टिवेशन एनर्जी विथ कैटलिस्ट, डिवाइडेड बाई ए e⁻, या चाहे तो इसे E2 कह लो, बाद में है फाइनल, E1 बाई RT, टेम्परेचर सेम ही रखा है, E1 EA विदाउट कैटलिस्ट। तो ए कट जाएगा, हमको चाहिए चेंज इन एक्टिवेशन एनर्जी। चेंज इन एक्टिवेशन एनर्जी मतलब E2 - E1 चाहिए हमें। E2 फाइनल है, E1 इनिशियल है विदाउट कैटलिस्ट। तो देखो अगर मैं इसको लिखता हूँ 10⁶ e⁻⁻1 बाई RT E2 - E1, इसको अगर मैं लॉग लूं दोनों तरफ, ये ऐसा हो जाएगा। तो log 10 बेस 10 तो 1 हो जाएगा, तो 6 -1 बाई RT, ये एक्चुअली मुझको चाहिए है E2 - 1, ये वैल्यू ही मुझे चाहिए चेंज, और इसे लिख सकते हैं 1 बाई, इसकी वैल्यू होती है 2.303। तो ये हो जाएगा 6 इंटू RT माइनस इज E2 - E1, एंड दैट वी वांट चेंज इन एक्टिवेशन एनर्जी। तो आपका आंसर ये हो जाएगा बी। बी विल बी योर आंसर, -6 2.303 RT। अब देखो 13 का 2, क्या कह रहा है, consider the given plot of enthalpy of the following reaction between A and B.
एक रिएक्शन दिया हुआ A प्लस बी गिव्स C प्लस डी, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। क्योंकि देखो A प्लस बी इनकरेक्ट ढूंढना है, डी इज काइनेटिक, तो प्रोडक्ट दो है, तो सी की एनर्जी जो है, एनर्जी ऑफ सी इज लेस देन एनर्जी ऑफ डी। तो थर्मोडायनेमिकली मोर स्टेबल प्रोडक्ट तो कौन सा है? सी इज थर्मोडायनेमिकली स्टेबल। अगर डी को स्टेबल होना है तो काइनेटिकली स्टेबल हो सकता है। मतलब कहने का कि अगर मैं एक ऐसे टेम्परेचर पे रिएक्शन करूं जिसमें ये वाला एनर्जी बैरियर क्रॉस ना हो पाए, तो ये क्रॉस नहीं हो पाएगा, तो डेफिनेटली ये तो क्रॉस नहीं हो पाएगा। तो आपको मतलब चॉइस ही नहीं रहेगी, केवल यही प्रोडक्ट बन सकता है, क्योंकि ये तो बैरियर ही क्रॉस नहीं हुआ। तो डी को आप काइनेटिकली स्टेबल प्रोडक्ट बना सकते हो, बट वंस यू क्रॉस दिस बैरियर तब तो यही बनना पड़ेगा, ये नहीं बन सकता, क्योंकि ये थर्मल ज्यादा स्टेबल है। तो ये वाली बात सही है। फॉर्मेशन ऑफ ए एंड बी फ्रॉम सी हैज द हाईएस्ट एंथैल्पी ऑफ एक्टिवेशन। ये क्या कह रहा है कि सी से ए बी बनना, मतलब रिवर्स सोचो, यहां से यहां जा रहे हैं, तो इसकी एक्टिवेशन एनर्जी ये वाली हो जाएगी, दिस। तो ये सबसे ज्यादा हाईएस्ट ही है, बात भी सही है, क्योंकि और कोई भी वैल्यू, चाहे आप इधर से इधर जाओ तो ये लगेगा, यहां से आ जाओ तो ये लगेगा, इधर से इधर जाओगे ए प्लस बी से सी तो ये होगा, केवल यहां तक। सबसे ज्यादा सी से ए प्लस बी का ही एक्टिवेशन एनर्जी है। तो ये वाली बात भी सही है, करेक्ट है। सी इज थर्मोडायनेमिकली स्टेबल प्रोडक्ट, ये तो बात हमने यही डिस्कस कर ली। एक्टिवेशन एनर्जी एंथैल्पी टू फॉर्म सी इज 5 किलो जूल पर मोल, लेस देन दैट टू फॉर्म डी। ये बोला कि एक्टिवेशन एनर्जी फॉर्म सी, इसको मैं फिर से एक बार पूरा रब कर दूं अगर, तो ये एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो जाएगी? इट विल बी 5 से 20 तो 15, और इधर से इधर डी बनने के लिए ये हो गया 10। तो एक्चुअली ये लेस नहीं है, एक्टिवेशन एनर्जी ए प्लस बी से सी ये है 15, और एक्टिवेशन एनर्जी ए प्लस बी से डी है 10। तो ये जो डिफरेंस है, दिस इज हायर, लेस नहीं है, इट इज हायर। तो ये बोल रहा है इज लेस, जबकि एक्चुअली ये हायर है।
ये इनकरेक्ट हो गया। यही आंसर हो गया, क्योंकि हमें इनकरेक्ट ही ढूंढना है। हायर ऑर्डर ग्रेटर देन 3 reactions are rare due to। तो देखो होता क्या है, जब हायर भाई आपके जब एक रिएक्शन होने के लिए कंडीशंस क्या है, द मेन कंडीशंस फॉर द अकरेंस ऑफ अ रिएक्शन इज प्रॉपर ओरिएंटेशन। मेन कंडीशन क्या है एक रिएक्शन होने के लिए? प्रॉपर ओरिएंटेशन, प्रॉपर एनर्जी एंड कॉलिजन होना। तो क्योंकि बहुत सी चीजें एक संग मीट करनी है, तो लो प्रोबेबिलिटी ऑफ simultaneous collisions of all the reacting species। एक संग दो या तीन से ज्यादा मॉलिक्यूल ये सब कंडीशंस को सेटिस्फाई एट द सेम टाइम कर पाए, साइमल्टेनियसली कर पाए, ये मुश्किल होता है, इसकी प्रोबेबिलिटी काफी लो होती है। तो जनरली जो रिएक्शंस के ऑर्डर होते हैं वो यूजुअली 3 या उससे कम होते हैं, बहुत रेयरली इट इज ग्रेटर देन। तो ये हो जाएगा लो प्रोबेबिलिटी ऑफ साइमल्टेनियस कॉलिजन ऑफ ऑल द रिएक्टिंग स्पीसीज। ये देखो, a reactant A forms two products, A से B, A से C। EA2 इक्वल टू ट्वाइस E1। फैक्टिव हमें अरहेनियस फैक्टर के बारे में कुछ बोला नहीं, तो अगर अरहेनियस फैक्टर के बारे में कुछ बोला नहीं है तो हम देयर इज नो रीजन कि हम उसको सेम माने, क्योंकि दो डिफरेंट रिएक्शंस है। तो एक में हम A1 मानते हैं, एक में A2 मानते हैं। तो इसके लिए आपका K1 का एक्सप्रेशन हो जाएगा A1 e टू द पावर माइनस E1/RT, और यहाँ हो जाएगा K2 A2 और E2 इक्वल टू ट्वाइस E1 दिया हुआ है। तो अगर हम इसे डिवाइड करें, K1/K2 will be A1/A2 E2 माइनस E1 विल बी E1 हो जाएगा। E2 इज ट्वाइस E1, तो ट्वाइस E1 माइनस E1। इसको मैं अनदर कांस्टेंट बोल देता हूँ A। तो देखो ये एक्सप्रेशन हो गया K1 इक्वल टू AK2 e टू द पावर EA1/RT। हाँ, अगर हमको ये बोला होता कि अरहेनियस फैक्टर सेम है, एज्यूम की सेम है, तब मैं A को 1 ले लेता, क्योंकि तो A1/A2 रेशियो 1 हो जाता, पर यहाँ तो कुछ ऐसा बोला नहीं है, क्योंकि तब आंसर हो जाता इफ
Arrhenius factors are same, तो ये एक्सप्रेशन बन जाता K1 तब एक क्वेश्चन बन जाती है आपकी, तब आंसर हो जाता बी। पर ऐसा कुछ मेंशन तो यहाँ नहीं है कि अरेनियस फैक्टर सेम है, तो हमारा आंसर डी होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन हो गया। तो मेरे ओपिनियन में तभी ये चॉइस दी हुई भी है, इधर सम, तो डी आंसर हो। कुछ कुछ बुक्स में बी दिया हुआ है कि एज्यूमिंग की एक्टिवेशन एनर्जी इनकी अरेनियस फैक्टर सेम है, बट दो अलग रिएक्शन के लिए अरेनियस फैक्टर सेम होने का कोई लॉजिक तो नहीं है जब तक मेंशन ना किया जाए। हाँ, ये अलग बात है कि टेम्परेचर बदलते हैं, कैटलिस्ट बदलते हैं, तो अरेनियस फैक्टर सेम रहता है रिएक्शन का, बिकॉज इट इज नॉट अफेक्टेड बाय कैटलिस्ट एंड टेम्परेचर। पर ऐसा तो सिचुएशन है नहीं, यहाँ तो रिएक्शन ही दो अलग है, ए से बी, ए से सी। ये देखो, two reactions R1 and R2 have identical pre-exponential factors। इसमें दिया हुआ है कि इन दोनों रिएक्शन के जो अरेनियस फैक्टर है ये इक्वल है। एक्टिवेशन एनर्जी of R1 exceeds that of R2 by E1 E2, और एज पर क्वेश्चन E1 minus E2 is 10 किलोजूल पर मोल अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। अगर K1 K2 उनके रेट कांस्टेंट हैं एट 300 केल्विन, तो देखो क्या हो जाएगा, K1 is A1 तो ये हो गया एज पर क्वेश्चन। टेम्परेचर 300 केल्विन बोला है, यूज करेंगे, तो K1 बाई K2 क्या हो जाएगा, या K2 बाई K1 क्या हो जाएगा, A2 बाई A1 का रेशियो A2 बाई A1 विल बी इक्वल टू 1, तो e टू द पावर E1 माइनस E2 बाई RT। ln ले लिया, तब ये वैल्यू E1 माइनस E2 क्या हो गया, 10 किलो जूल पर मोल, तो 10 इंटू 10 पर 3 जूल पर मोल। टेम्परेचर 300 और R की वैल्यू 8.314, तो दिस विल बी 100 बाई 3 चौको 12 4, ऐसा हो गया। दिस इज नियर अबाउट 4, दिस इज नियर अबाउट 4 पॉइंट समथिंग आएगा, पर नियर अबाउट 4, तो ये आंसर ये हो गया, ये डी चॉइस, डी चॉइस 4 हो गया। समझ में आया वाला क्वेश्चन।
ये देखो, 15 का 2, रेट ऑफ रिएक्शन क्वाड्रपल्स 4 गुना हो जाती है when temperature changes from this to this. The activation energy of the section. Activation energy and reaction factor are independent of temperature, जो मानते ही हैं ऐसे केसेस में। तो देखो ये हो जाएगा ln K2 by K1 E by R T2 minus T1। इस इक्वेशन को ड्राइव करने में हम ये बात मानते ही हैं कि जो अरेनियस फैक्टर है एंड एक्टिवेशन एनर्जी आर independent of temperature। तो ये हो जाएगा ln क्वाड्रपल्स हो गया, मतलब ये ln 4 हो गया। K2 बिकम 4 टाइम्स K1। E निकालना है, R 8.314 इंटू 10⁻³ किलो जूल में अगर चाहिए, ये 10 तो ये 2ln2 इंटू 8.314 इंटू 10⁻³ इंटू 31 इंटू 300 इज E। तो ये 2 इंटू 0.693 इंटू 8.314 इंटू 31 इंटू 0.3। तो ये आपका हो जाएगा 0.693 8.314 इंटू 62 इंटू 0.3 180 से 18 पॉइंट। ये जब आप पूरा सॉल्व करोगे तो दिस विल गिव यू 107.2 किलो जूल पर मोल। और नियरेस्ट इंटीजर चाहिए, हंड्रेड से। ये आपका आंसर हो जाएगा। मैं तो यार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, 4 चॉइस हैं तो आंसर ही हो गया ए। आंसर ये हो गया, एक्चुअली ए हो गया। इस पे बेस्ड काफी क्वेश्चन आते हैं इस एक्सप्रेशन। अब देखो ये नेक्स्ट 16 का 1 और स्कीमेटिक प्लॉट ऑफ नेचुरल लॉग के इक्विलिब्रियम वर्सेस इनवर्स ऑफ टेम्परेचर फॉर अ रिएक्शन इज शोन बिलो। एक चीज देखो, हम एक चीज जानते हैं, डेल्टा जी नॉट इसको लिख सकते हैं डेल्टा जी नॉट की वैल्यू आती है माइनस ln के इक्विलिब्रियम।
इसको लिख सकते हैं एल एन के इक्विलिब्रियम, तो ये फॉर्मूला का इसको मैं वाई मानूं तो ये आपका हो जाएगा एम 1/Tx, ये इंटरसेप्ट, एम की वैल्यू, यहाँ पे स्लोप पॉजिटिव है, देखो यहाँ स्लोप ग्रेटर देन जीरो है, मतलब माइनस डेल्टा एच नॉट बाई आर ग्रेटर देन जीरो, यानी डेल्टा एच नॉट लेस देन जीरो, एक्सोथर्मिक। हम इससे केवल इतना ही इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं कि रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, हाईली स्पॉन्टेनियस एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर, इसके बारे में नहीं बोला जा सकता है। स्पॉन्टेनिटी पता चलेगी कि डेल्टा जी नॉट की वैल्यू कितनी ज्यादा नेगेटिव है किस टेम्परेचर पे। एंडोथर्मिक तो डेफिनेटली नहीं है, वन विद नेग्लिजिबल एंथैल्पी चेंज, और तो यहाँ पे भी आपके पास ये जो एक्सप्रेशन माइनस डेल्टा एच नॉट बाई आर, तो डेल्टा एच नॉट लेस देन, तो इसमें दो डिफरेंट टेम्परेचर अगर चीजें मालूम होंगी तो हम निकाल सकते हैं। पर यहाँ पे मेन बात जो निकल के आ रही है कि जो मस्ट बात है वो है कि एक्सोथर्मिक होना चाहिए। The first order rate constant for the decomposition of CaCO3 at this temperature is this, and accretion is this. If rate constant at 600 Kelvin is this, the value of x is, तो ये दो डिफरेंट टेम्परेचर पे रेट कांस्टेंट दिए, ये निकालना है। ये हो गया, ये हो गया, ये दिया हुआ है 209 किलो जूल है। यहाँ फाइनल टेम्परेचर 600 है, पहला 700 है, -100 बाई, ये हो जाएगा।
इस वैल्यू को अगर उल्टा करके लिख दिया जाए, तो ये 209 ये हो जाएगा। इसको जब हम पूरा सॉल्व करेंगे, ये वैल्यू निकाल के अभी हम जब इस पूरे को सॉल्व करेंगे, तो ये सॉल्व करके x की वैल्यू फाइनली 16 आ जाएगी। सॉल्विंग करना है। यहाँ पे ये 8.31 दिया हुआ है, ये 4.2 है, तो एक मिनट, x इंटू ऐसे सोचे तो ये उल्टा हो जाएगा। इसकी वैल्यू आपके पास ये वाली वैल्यू आपको दी हुई है -2.19, -2.19 -209 इज लॉग, ऐसा हो जाता है। इसको जब हम सॉल्व करेंगे, तो ये वाली वैल्यू आती है 209, ये आपका 2.6 आता है और ये 2.19 है। ये हो गया -4.79। तो ये हो गया x इंटू 10⁻⁻6 इस 10⁻⁻4.79, जो की वैल्यू दी हुई है ये वाली।
16.2 तो नियरेस्ट इंटीजर तो यहाँ पर सॉल्विंग ये हो गया, ये आपका 16 का